नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी रिसर्च चैनल में स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है और हम अभी दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन से बीपीएससी के लिए एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने पाषाण युग से लेकर और महात्मा बुद्ध और जैन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमें मौर्य साम्राज्य कंप्लीट करना है। मौर्य साम्राज्य आपको पता होगा, बीपीएससी के लिए प्री और मेंस दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। मेंस में हर साल एक क्वेश्चन रहता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बताइए, मौर्य साम्राज्य की कला बताइए, मौर्य साम्राज्य का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा ये बताइए, मौर्य साम्राज्य का एंशिएंट इंडिया में क्या योगदान है ये बताइए। इस तरह के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। प्री में भी 3-4 क्वेश्चंस जो एंशिएंट से आते हैं उनमें रहते ही हैं इनमें मौर्य साम्राज्य से। आज उसको हम पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल कंप्लीट कर लिया है हमने, आप उसको जाकर ज़रूर देखें। और एंशिएंट हिस्ट्री हमेशा सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। तो आप पहले जाके पहले वाले वीडियो देखें, पाषाण से लेकर बौद्ध जैन तक आपके दिमाग में कहानी बनती जाएगी, फिर आप मौर्य साम्राज्य पर आ जाना। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा चैनल कंटेंट के बदौलत ही चल रहा है, नहीं तो हम कंटेंट नहीं देते तो 4 महीने में हमारा चैनल इस हद तक नहीं पहुंच गया होता। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक इसका साम्राज्य रहा था। हर किसी भी वंश को जानने का ना एक स्रोत होता है इतिहास में। बिना स्रोतों के हम जब बात करते हैं तो वो किंवदंतियाँ हो जाती हैं। किंवदंतियाँ क्या होती हैं? जो हम मौखिक कहानियाँ सुनते हैं किसी भी राजा महाराजा के बारे में, उसकी बात होती है। लेकिन जब स्रोत से बात करते हैं तो वो इतिहास हो जाता है ना, साक्ष्य सहित। तो क्या क्या हैं इसके साक्ष्य? साहित्यिक साक्ष्य हैं, जिसमें अर्थशास्त्र है चाणक्य द्वारा लिखित, बहुत सारे पुराण है, मुद्राजा का राक्षस नाटक है, ये किसने लिखा है? विशाख दत्त कृत है। विशाख दत्त बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं। इन्होंने भारत के 2 बड़े वंश मौर्यों पर मुद्रा राक्षस लिखा है नाटक, और गुप्त वंश जो है उस पर लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त एकमात्र ऐसे राइटर हैं जो दोनों पर एक नाटक लिखा है, और दोनों वंश की हमें जानकारी इनकी कृति से मिलती है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ तो हैं ही, उसके बाद से विदेशी यात्रियों ने भी कुछ विवरण दिए हैं, जिसने चंद्रगुप्त को क्या बोला है? सेंड्रोकोटस बोला है चंद्रगुप्त को। आगे देखेंगे मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और कार्टियस, इन्होंने ये विदेशी हैं जिन्होंने विवरण दिया है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो अशोक का अभिलेख है, जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख है, रुद्रदामन का अभिलेख है, जिस पर अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम मिलता है। किस लिए मिलता है? सुदर्शन झील का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में बहुत सारे शासकों का नाम आता है, जैसे पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद था अशोक, फिर रुद्रदामन, फिर आता है गुप्त वंश के एक शासक हैं, उनका नाम आता है। ओके, काले पॉलिश वाले मृदभांड क्या होते हैं? जो मिट्टी का घड़ा देखा है आपने, घड़े के आधार पर भी टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जैसे उत्तर वैदिक काल या महाजनपद काल में कौन से थे? तो नॉर्दर्न ग्रे वियर था, मतलब क्या बोलते हैं? चित्रित धूसर मृदभांड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भवन, स्तूप एवं गुहा, यानी कि स्तूप और गुहा से भी हमें इनके बारे में पता चलता है। मुद्रा, आहात मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा जिनको कहा जाता है। साहित्यिक साक्ष्य देखते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण यानी कि सनातन धर्म से संबंधित जो साहित्य हैं, और ये ब्राह्मण साहित्य गलत बोलते हैं, सनातन साहित्य है ये। इसमें कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षौमेंद्र के बृहत कथा मंजरी और पतंजलि के महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य जो है, ये जो किताब है वो जो पाणिनि है उनकी अष्टाध्यायी पर एक टीका है महाभाष्य। ओके, बौद्ध ग्रंथों में दीपवदान, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यवदान आदि प्रमुख हैं। दीपवंश, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक तथा परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों में कौन कौन से हैं? भद्रबाहु का कल्पसूत और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन से यूपीएससी जो प्री हुआ है 2022 का, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न से कौन कौन से जैन ग्रंथ हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है, पता ही है आपको ये इसके बारे में। विदेशी विवरण, विदेशी लेखकों में स्ट्रैबो, कार्टियस, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, अर्नी सिक्रेटस और अरिस्टोब्यूलस आदि हैं जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में लिखा है। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के जो साक्ष्य हैं
वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, विभिन्न स्रोतों को लिखें, मौर्य वंश के जानकारी के विभिन्न स्रोतों को लिखें। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, पुरातात्विक सोच, ये सारे लिखने पड़ेंगे आपको। ओके। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। अब देखते हैं सेंड्रोकोटस के रूप में इसमें पहचान किसने की। तो सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये बहुत बार पूछा है यूपीएससी ने भी एक बार पूछा है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसने इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया है। अब पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं। पुरातत्व के रूप में हमें क्या क्या साक्ष्य मिला है। ये तो साहित्यिक साक्ष्य थे। अब पुरातात्विक में इस काल पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक का अभिलेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें अशोक के शासनकाल की समस्त जानकारी मिलती है। अशोक के 40 से अधिक अभिलेख भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेख के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अभी मैंने बताया था आपको सुदर्शन झील का किस्सा, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। जूनागढ़ का अभिलेख वही है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी काले पॉलिश वाले मृदभांड, इसको जरूर आप याद रखना। जब आप लिखोगे आंसर तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा काली पॉलिश वाली मृदभांड। काले कलर का आपने घड़ा देखा होगा, पॉलिश्ड रहता है, काफ़ी चमकीला होता है, तो उसके बारे में वो मौर्य काल का ही है। ओके। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, मूर्ति कला में तो यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियाँ मिली हैं वो भी मौर्यकालीन मूर्तियाँ ही हैं। ओके। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी काले पॉलिश वाले मृदभांड तथा चांदी व तांबे के पंचमार्क आहत सिक्के। आहत का मतलब क्या होता है, चोट देना, यानी कि मेटल रखा हमने, मेटल का टुकड़ा, और उस पर बहुत जोर से चोट किया तो उस पर एक आकृति छप जाती है, उसी को आहत सिक्का कहा जाता है। स्थापना कैसे हुई थी, ये किस्सा सबको पता है कि नंद वंश का जो शासक था धनानंद बहुत अत्याचारी और क्रूर था। तो मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इस वंश को खत्म कर दिया और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। इसका राजधानी क्या था, पटना था, पाटलिपुत्र जिसको कहा जाता था उस समय। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा व संस्थापक था। उसके माता का नाम मूर था, जिसने संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ गया। ओके। मौर्य वंश की जाति को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है कि कोई ब्राह्मण जो साहित्य हैं, अधिकतर ब्राह्मण साहित्य जो हैं वो क्या बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्रवंशीय था, जबकि बाकी जो धर्म ग्रंथ हैं वो क्या बोलते हैं कि ये लोग क्षत्रिय थे। किस कुल के क्षत्रिय थे, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ इतना पढ़ने से ज़्यादा, तो ये मौर्य क्षत्रिय थे। बौद्ध और जैन ग्रंथ ने क्या बोला है कि ये मौर्य क्षत्रिय थे। क्या थे, मौर्य क्षत्रिय। और इन्होंने इसके समर्थन में क्या तर्क दिया है कि जो चाणक्य था वो क्या मानता था कि जो क्षत्रिय हैं केवल वही शासन कर सकते हैं, चाणक्य जो था। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाणक्य किसी भी निम्न जाति के आदमी को शासन करने के लिए समर्थन प्रदान नहीं करेगा, अर्थात वो क्षत्रिय रहा होगा तभी उसको चाणक्य ने सहायता दिया और उसको शासक बनाया। मौर्य वंश के प्रमुख शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। इससे पहले हमने देखा है कि मगध में जो हर्यक वंश या शिशुनाग वंश रहा है, उनके समय मगध के उत्कर्ष का हम जो कारण पढ़ते हैं वो पिछले लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसको जाके आप जरूर देखना। साथ ही साथ बीपीएससी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना हो किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मध्यकाल, सबका आपको मिल जाएगा, साइंस का भी। चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देखना, सारे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र माना है। कौटिल्य कौन था? महावंश टीका में बताया गया कि कौटिल्य एक तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण था। चाणक्य का पालन पोषण शिक्षा उसकी माता के संरक्षण में हुआ था। मुद्रा राक्षस में कहा गया है, ये नाटक है विशाखदत्त का, कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को सम्मानित पद से हटा दिया और उसकी बेइज्जती की थी, उसने बदला लेने का प्रण लिया था। बृहद कथा कोश एक बुक है के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का समूल मिटा दिया। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मैकियावेली को अगर आपने पॉलिटी आपका ऑप्शनल होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा। मैकियावेली के बुक का क्या नाम था? द प्रिंस, मतलब राजा को कैसा होना चाहिए इसके बारे में मैकियावेली ने बताया। द प्रिंस नाम था इसके बुक का। थिंकर है ये। बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। अधिकांश विद्वान इसी मत से सहमत हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिणी में उत्तरी कर्नाटक यानी कि मैसूर तक फैला हुआ था। मैसूर जो अभी है वर्तमान का मैसूर, वहाँ तक फैला हुआ था। और नीचे उसके कौन थे? चोल चेर पांड्यों का स्वतंत्र राज्य था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने तात्कालिक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस को पराजित किया। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 500 हाथी लेकर बदले में एरिया यानी कि हेरात का प्रांत दे दिया, अराकोसिया यानी गंधार, जेड्रोसिया बलूचिस्तान, पेरिपिनेसियदाई काबुल के क्षेत्र को कुछ भाग सौंपा और अपनी पुत्र हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विवरण सिर्फ एपियानस नामक यूनानी ही देता है। एपियानस नामक एक यूनानी लेखक है, उसने इस वैवाहिक संबंध की जानकारी दी है। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र में पाली ब्रोथा के नाम से संबोधित किया है। पाटलिपुत्र को क्या बोला है यूनानी लोगों ने? तो पाली ब्रोथा बोला है, यूनानियों ने बोला है। मेगास्थनीज मौर्य दरबार में काफ़ी समय तक रहा था। आपको पता है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। भारत में रहकर उसने कुछ देखा और सुना। उसे इंडिका नामक पुस्तक में उसने अंकित किया है। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। ये बीपीएससी ने कम से कम 25 बार पूछा है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। अगली बार यही पूछ लेगा आपसे कि महास्थान अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की जानकारी मिलती है। इसकी दक्षिण भारत के विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनूर और मुरानानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। अहनूर मुरानानूर से चंद्रगुप्त मौर्य के भारत के दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है और बंगाल विजय की जानकारी महास्थान से मिलती है। शाहगौरा ताम्रपत्र गोरखपुर का है। महास्थान अभिलेख बांग्लादेश बोगरा जिले में है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। यह अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में भी विवरण देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बहुत भीषण अकाल पड़ा था, आप सबको कहानी पता होगी। फिर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी त्याग कर कहाँ चला जाता है? कर्नाटक चला जाता है और वहीं पर शतलेखना विधि द्वारा, शतलेखना विधि हमने जैन साहित्य में पढ़ा है, जब जैन धर्म पढ़ रहे थे तब, उसके द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य, विस्तृत कर प्रणाली, सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 15 अधिकरण, भाग, 180 उपकरण तथा 6000 श्लोक हैं अर्थशास्त्र में। ओके। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। कहाँ तक का? सौराष्ट्र, जो अभी गुजरात के बिल्कुल सीमावर्ती भाग है, वहाँ तक का प्रदेश जीतकर अपने अंदर कर लिया था। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अलग अलग राजाओं के समय वहाँ का अलग अलग राज्यपाल ने निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहाँ का राज्यपाल कौन था? पुष्यगुप्त, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। भद्रबाहु जी से दीक्षा ली थी और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर को त्याग दिया था। श्रवणबेलगोला अभी भी वहाँ पर भगवान बाहुबली जो हैं उनका महामहस्ताभिषेक होता है 12 वर्षों में एक बार। 2018 में हुआ था, तो इससे क्वेश्चन पूछा था। इसे जैन धर्म में शतलेखना संथार कहा जाता है। यही प्राण त्यागना, भूखे रहकर उपवास द्वारा, इसी को शतलेखना कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक था। चंद्रगुप्त की प्रशासनिक योग्यता अपने समय में उत्कृष्ट थी, ये सब आपको पता ही है। और जैन धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त एक राजऋषि था, जिसने जीवन के अंतिम दिनों में सुख वैभव त्याग कर जैन परंपरा के अनुसार मृत्यु का वरण किया था। इसके बाद कौन बनेगा शासक? बिंदुसार बनेगा। बिंबिसार तो बहुत पहले बना था, बिंदुसार है ये मौर्य वंश का शासक। कई सारे लोग उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। बीपीएससी ने एक बार पूछ लिया था, अमित्रघात के सरनेम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या मदरसार या जैन साहित्य में सिंहसेन भी कहा गया है बिंदुसार को। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जब मेगास्थनीज चला गया तो कौन आया था इसके दरबार में? डायमेकस, सीरिया का शासक। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। तक्षशिला जो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में है, पेशावर जो अभी पाकिस्तान का है, वहीं पर तक्षशिला था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी। वहाँ पर 2 विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। ओके। एथीनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन किया है, जिसमें भारतीय शासक बिंदुसार ने उससे 3 चीज़ मांगी थी: सूखी अंजीर,
अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक। तो उसने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था, बाकी सूखी अंजीर और मदिरा भेजा था। उसने 2 चीज़ें भेजी थी, लेकिन तीसरा नहीं भेजा था। क्यों? क्योंकि उसने बोला दार्शनिक जो होते हैं विक्रय की सामग्री नहीं होते हैं। मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। दिव्य वदान से ज्ञात होता है कि उसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी पिंगलवत्स निवास करता था। कौन करता था? पिंगलवत्स। बिंदुसार के काल में ही चाणक्य प्रधानमंत्री था। कौन था? चाणक्य प्रधानमंत्री बिंदुसार के समय में भी था। अब आगे सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहे हैं। फिर आगे हम इनके प्रशासन को भी पढ़ेंगे। आज एक लेक्चर मौर्य साम्राज्य कंप्लीट करेंगे। लेक्चर लंबा होगा, लेकिन जो भी हो एक लेक्चर मौर्य साम्राज्य कंप्लीट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ। इससे पहले उस उज्जैन का राज्यपाल था। कहाँ का था? ये भी पूछा है। उज्जैन का राज्यपाल था इससे पहले अशोक, राजा बनने से पहले। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। और सिंहली जो अनुश्रुति है, श्रीलंका के अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। अलग अलग अनुश्रुतियां हैं। महाबोधि वंश और तारानाथ के अनुसार, ये तिब्बती इतिहासकार हैं तारानाथ जी के अनुसार, सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके अशोक ने साम्राज्य को प्राप्त किया था। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, देवों का प्यारा की उपाधि दी गई है। अशोक का नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडन गोलम अभिलेख से मिलता है। इन सबको आप जरूर याद रखना। मासरी, गुजरा, नेटूर और ऊटी तमिलनाडु में जो है उसी को उडन गोलम कहा जाता है। इसको जरूर याद रखना। बहुत बार पूछा है कि निम्न से कौन कौन सा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। अगला है पुराणों में से अशोकवर्धन दीपवंश में करमोली कहा गया। दीपवंश में क्या कहा गया है अशोक को? तो करमोली। अगली बार नजर गया बीपीएससी का तो पूछ लेगा करमोली नाम से किस इतिहास का किस सम्राट को जाना जाता है। राज्याभिषेक से संबंधी मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। 1750 में टी फैंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा है। सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा है। 1837 ईस्वी में पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। कलिंग युद्ध के बारे में पता ही आपको। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में किया था। कलिंग की राजधानी तोसली पर, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली, अधिकार कर लिया। यह वर्तमान ओडिशा के दक्षिणी भाग में स्थित है। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। इसके बाद उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया था और धम्म की नीति को अपनाया था। धम्म यानी कि शांति सहिष्णुता की नीति। कई अभिलेखों में स्पष्ट हो जाता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में कठियावाड़ गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। कल्हन की राजतरंगिनी, ये कल्हन की राजतरंगिनी क्या है? कश्मीर का इतिहास है। जनरली किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। कल्हन नामक लेखक ने लिखा है। पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। इसके अनुसार उसने वहाँ धर्मांतरी बिहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई थी। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तम नामक नगर बसाया था। अभी जो श्रीनगर नगर है कश्मीर में, श्रीनगर, उसको किसने बसाया था? अशोक ने ही बसाया था। ओके। और नेपाल में देवपत्तनम नामक नगर भी अशोक ने ही बसाया था। श्रीनगर को किसने बसाया था? अशोक ने। अशोक का धार्मिक जीवन। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, यानी कि सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, परंतु बाद में बौद्ध अनुयायी बन गया था। पहले ये शैव धर्म का पालक था, इसमें नहीं दिया है, शैव धर्म का था। बाद में किसको अपना लिया? बौद्ध धर्म को। राजतरंगिनी के अनुसार, कल्हन के राजतरंगिनी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। उसके अभिलेख में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, देखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। सिंहली अनुश्रुति दीपवंश व महावंश के अनुसार ये श्रीलंका की इतिहास है। सिंहली किसका नाम था पहले? श्रीलंका का। अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में बड़े पुत्र सुमन पुत्र निग्रोध को के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, ऐसा सिंहली अनुश्रुति कहता है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। किसने दी थी? उपगुप्त। ये सब नाम आपको क्यों याद रखने हैं? क्योंकि बीपीएससी इतिहास में सबसे ज़्यादा नाम से ही क्वेश्चन पूछता है अभी भी। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसका नाम क्या था उन 4 गुफाओं का? लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपर, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। इन चारों का नाम जरूर याद रखना, बहुत बार पूछा है। लोमस ऋषि गुफा, कर्ण चौपर, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। आपको पीडीएफ चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर। नोट डाउन करना हो तो वो भी कर लेना।
अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की और इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की थी लुम्बिनी से। भाबरू से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। बुद्धम धम्मम संघम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, है ना। यही तो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों में भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि यह स्पष्ट हो गया था कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी, शिकार करना रोक दिया था, क्योंकि शिकार वर्जित है बौद्ध धर्म, अहिंसा का पालन करना होता है। उसके स्थान पर धर्म यात्राएं की। धर्म यात्राएं यानी कि धर्म के नाम पर यात्रा करके लोगों की समस्याएं सुनना, उनके समस्याएं को निदान करना। वह महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र हुए स्थानों पर गया, जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध गए थे वहाँ वहाँ गया था, उसकी पूजा की। उन यात्राओं का क्रम इस प्रकार है: बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। महापरिनिर्वाण को कहाँ मिला था? कुशीनगर में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। लुम्बिनी में जन्म हुआ था उनका। ओके। महेंद्र और संघमित्रा को उसने धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। महारक्षित को यवन देश, मध्यम को हिमालयवर्ती देश भेजा था। महादेव को महिषमंडल यानी कि मैसूर भेजा था धर्म प्रचार के लिए। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा था, धर्म प्रचार के लिए भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। सेना और उत्तरा को कहाँ भेजा था? सुवर्ण भूमि भेजा था, सुवर्ण भूमि। मध्यांति को कहाँ भेजा था? कश्मीर और गंधार भेजा था। रक्षित को कहाँ भेजा था? बनवासी, कर्नाटक में है ये जगह। ओके। अशोक का धम्म। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की, नैतिक उत्थान की बात कर रहा है ईसा पूर्व का कोई शासक कि नैतिक उत्थान करो इनका, है ना। उसे उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत का धर्म का ही प्राकृत रूपांतरम है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। ये बौद्ध ग्रंथ है एक, राहुलोवाद सूत्र। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था, अपने आप पर नियंत्रण रखना, है ना। अशोक अपने दूसरे और 7वें अभिलेखों में धम्म के गुणों का बताता है। कौन कौन सा? दूसरा और 7वां अभिलेख। एक बार अभिलेख से भी क्वेश्चन पूछा था यूपीपीएससी 2022 में। साधुता, मृदुता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण, यही था उसके धम्म का मूल। साधुता होनी चाहिए, मृदुता होनी चाहिए आपके अंदर, पवित्रता होनी चाहिए, सत्यवादिता, दान, दया और कल्याण होना चाहिए। बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकों धम्म प्रचार के लिए प्रादेशिकों एवं युक्तों को यह आज्ञा दी कि वो प्रत्येक 5वें वर्ष में राज्य का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दे, जनता को जाकर धर्म का उपदेश दें। अभिलेखों में इन्हें अनुसंधान कहा गया। क्या कहा गया है इनको? इन अधिकारियों को अनुसंधान कहा गया। इस प्रक्रिया को अनुसंधान कहा गया है कि रज्जुक लोग जाएंगे 5वें वर्ष में 5-5 वर्षों पर और लोगों को नैतिकता के बारे में शिक्षा देंगे। अशोक ने धर्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका आदि में भी दूत भेजा था। अशोक का अभिलेख पढ़ लेते हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बराबर। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया। अशोक का अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किया गया। जितने भी अशोक का अभिलेख हैं वो क्या है? वो एक आदेश है। आदेश का मतलब क्या होता है? हम आज्ञा देते हैं कि आज से आप इस तरह के काम नहीं करेंगे, आज से आप बड़ों का आदर करेंगे, आज से आप गुरुओं का सम्मान करेंगे, वगैरह वगैरह। अशोक अभिलेखों का विभाजन निम्न वर्गों में किया गया है। शिलालेख, इन्हें 2 वर्गों बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख में बांटा गया है। स्तंभ बना के भी अशोक ने लेख लिखा है, इन्हें दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया गया है। गुहा लेख, ये गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है। गुहा लेख का मतलब क्या होता है? गुफाओं में उत्कीर्णित लेख। इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, जबकि ये ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक, यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। लिपि कौन कौन से हैं? ब्राह्मी लिपि। लिपि क्या होती है? जैसे देवनागरी लिपि है, लेकिन भाषा क्या है हमारी? हिंदी है या भोजपुरी या मैथिली है ना। लेकिन लिपि कौन सी है? देवनागरी। इसी तरह से लिपि कौन कौन सी है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्माइक और यूनानी लिपि में लिखे गए हैं। भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। कितने हैं बृहद शिलालेख? बड़े शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। नेशनल म्यूजियम अगर आप गए होंगे तो वहाँ पर भी एक रखा हुआ था छोटा सा अभिलेख। दिल्ली में भी है एक, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप जाकर देख सकते हैं, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुछ स्रोतों से 7 स्थान से मिले हैं। शाहबाजगढ़ी कहाँ है? तो पेशावर, पाकिस्तान में है। इस बार यूपीएससी 2022 में ये पेपर में आया हुआ था कि कौन सा अभिलेख कहाँ पर है।
ओके, उसने मिलान करने को दिया था राज्यवार। तो यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछता है। शहबाजगरी पेशावर पाकिस्तान में उसके अभिलेख हैं। मानसेहरा हजारा पाकिस्तान, कालसी ये देहरादून उत्तराखंड में है, ये इस बार यूपीएससी पेपर में था। गिरनार जूनागढ़ अभी हमने बताया। धौली पुरी में है, ये पुरी उड़ीसा में। जौगढ़ ये गंजाम उड़ीसा में है। सोपारा का अभिलेख ये थाने महाराष्ट्र में है। एरागुडी ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। मास्की रायचूर कर्नाटक में है, ये एरागुडी भी पूछा हुआ था कुर्नूल वाला, आंध्र प्रदेश वाला यूपीएससी में इस बार। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में है और ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक में है। ओके, ये सभी उसके क्या है, बृहद शिलालेख हैं। और भी हैं आगे, भाबरू बैराट राजस्थान में है, अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, जंटिंग रामेश्वर कर्नाटक, सासाराम बिहार में है, राजमंडगिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, गोभी मठ मैसूर में है, सारोमारो मध्य प्रदेश में है, निट्टूर कर्नाटक में है, उड़नगोलम बेल्लारी में है और सन्नाती कर्नाटक में है। ओके, इसके अलावा पाटलिपुत्र में क्या उसके अभिलेख मिले हैं? नहीं, पाटलिपुत्र में एक भी अभिलेख नहीं मिला है उसका। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। 6 भिन्न स्थानों के पाषाण स्तंभ पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ है, दिल्ली में एक जगह। मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख और लौरिया अरारेजा लेख। ये अरारेजा कहाँ है? ये चंपारण में है। ये उसके दीर्घ लेखों की संख्या 7 है, जहाँ पर दीर्घ लेख हैं, बड़े बड़े स्तंभ हैं। कुछ स्तंभों पर केवल एक ही लेख हैं, अतः इन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेख के क्रम से अलग रखा गया है और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख कहाँ का स्तंभ लेख की बात कर रहा है, पिलर बना के उस पर लेख लिखे हुए हैं। उस पिलर पर कहीं सिंह बना हुआ है, कहीं बैल बना हुआ है। तो लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ, रोमनदेई और स्थानों पर मिले हैं। स्तंभ लेख की बात कर रहा है। स्तंभ लेख और शिलालेख को अलग रखना। ये स्तंभ लेख हो गया, ये ऐसा शिलालेख होता है, पत्थर का टुकड़ा उस पर, और ये स्तंभ पॉलिश करके बनाया जाता है तो उस पर लेख लिखा गया है। ओके, भारत में पाए गए कुछ शिलालेख की लिपियाँ, शहबाजगरी और मानसेरा में खरोष्टी लिपि है। तक्षशिला और लघमान में अरमाई की लिपि है। तक्षशिला कहाँ हो गया? उत्तर पश्चिमी भारत का प्रांत, जो पेशावर पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका हो गया। और कंधार सारेकुना से अरमाइक और यूनानी लिपि में द्विभाषीय रूप में मिले हैं। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रोमनदेई अभिलेख सर्वाधिक छोटा अभिलेख का विषय आर्थिक था। आर्थिक विषय किसमें था? रोमनदेई का अभिलेख में। कौशाम्बी और प्रयाग का स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये याद रखना कि इलाहाबाद का जो अभिलेख है उसको रानी का भी अभिलेख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का जिक्र मिलता है और कारुवाकी नाम भी मिलता है। अशोक के राजकीय घोषणा जिन्हें स्तंभों पर उत्कीर्ण है, उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे, उसने दिल्ली उठा कर ले आया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया है। रामपुरवा जो अभिलेख है चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कलाइल ने की थी। लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण में ही स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। ओके, अशोक के शिलालेख में तो वर्णित वस्तु हैं, ये अलग अलग वस्तुएं हैं। तो इनको आप पढ़ लेना पीडीएफ में, इतना सारा नहीं पढ़ सकते हम यहाँ पर, अलग अलग विषय हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता भी नहीं है। मुख्य जो है 11वां 13वां इन सब से पूछता है। जैसे 11वां में धर्म विजय की विशेषता का वर्णन किया है उसने। 13वां में कलिंग विजय के वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में, ये 2-3 बार पूछा है उसने। बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अशोक का मूल्यांकन कर लेते हैं। अशोक कैसा शासक था? प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक को महानतम सारण, प्राचीन भारत नहीं, भारत के इतिहासों में मॉडर्न से लेकर प्राचीन तक हर में अशोक जैसा महान शासक एक भी नहीं है। अशोक के शासनकाल में भारतवर्ष अभूतपूर्व राजनीतिक एकता और स्थायित्व का साक्षात्कार किया है। ओके, अशोक को हम लोग अशोक बोलते हैं, बाकी वर्ल्ड में कहीं भी उसको द ग्रेट अशोका कहा जाता है। हम लोग बोल देते हैं अशोक, ऐसे उसका नाम क्या है? अशोक महान। ओके, आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता की समस्या को उसने अत्यंत कुशलतापूर्वक हल कर दिया। संपूर्ण देश में एक भाषा, एक लिपि, एक ही प्रकार के कानून का प्रचलन करवाया था। ईसा पूर्व की बात हो रही है। ऐसी व्यवस्था द्वारा इसने संपूर्ण राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। अशोक कला प्रेमी और कला का संरक्षक भी था। बौद्ध परंपरा उसे 84,000 स्तूपों का निर्माण का श्रेय देती है। अशोक ने बौद्धों के धर्म के अनुसार 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। अतिशयोक्ति भी होगी तो कम से कम 20-25 हज़ार तो करवाया होगा।
कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतनम नामक 2 नगर की स्थापना भी की थी, 2 नगर भी बनवाए थे। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, लेकिन राज्य विस्तार के हिसाब से उसकी महानता को मापना तर्क संगत नहीं है। उसका महानता राज्य विस्तार से भी कहीं अधिक था। उसकी महानता उसके मानववादी सिद्धांतों के कारण थी। इन्हीं उच्च सिद्धांतों के आधार पर ही उसने शासन किया। अपने 10वें धम्म अभिलेख में उसने कहा है कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। राजा की कीर्ति का मूल्यांकन राजा की सीमाओं से मत करो। राजा की सीमाओं से नहीं करके क्या किससे करना चाहिए? उसकी प्रजा कितनी सुखी है, उसके अंदर नैतिक आचरण कितना ज़्यादा है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्वक मार्ग का अनुसरण किया था। सही अर्थों में अशोक प्रथम राष्ट्रीय सम्राट था जिसने विश्व इतिहास में भारत का नाम दर्ज करा दिया। अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के लगभग हुई। उसने एक लघु स्तंभ लेख में केवल एक पुत्र तीवर का नाम का उल्लेख मिलता है। तीवर उसका पुत्र था, जबकि अन्य स्रोत इसके विषय में मौन है। पुराणों में उल्लिखित दशरथ के विषय में पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसने 8 वर्षों तक शासन किया। वह अशोक के तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। कौन? दशरथ। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई। पहले 4 गुफाएं अशोक ने बनवाई थी, 3 गुफाएं दशरथ ने बनवाए थे। सभी पुराण बृहदत्त को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। किसको मानते हैं? बृहदत्त को, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नामक उसके सेनापति ने कर दी थी। उसका सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग, और उसने उसकी हत्या कर देगा। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में लगभग बृहदत्त की सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेंस में और प्री में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग ढंग से पढ़ना। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। यह केंद्रीय स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था। केंद्रीय की तो शासन था, लेकिन निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने राज्य के 7 सिद्धांत, राज्य के लिए 7 चीज़ों की आवश्यकता पर कौटिल्य ने जोर दिया है। कौन कौन से? इन 7 को जरूर याद रखना, क्रम वाइज में ही याद रखना। ओके, 7 के क्रम हैं, इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। सबसे पहले राजा होगा, जरूरी है। अमात्य होगा, अमात्य यानी मंत्री। जनपद होगा, यानी कि राज्य बनाया जाएगा। जैसे मान लो देश है तो देश का बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य, इस तरह से। दुर्ग होगा, जहाँ पर रह सकेंगे सुरक्षित। कोष होगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दंड होगा, दंड विधान होगा। मित्र होगा। ये 7 उसके सप्तांग सिद्धांत हैं। इन सप्तांगों में कौटिल्य राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है तथा शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। राजा को उसने सिर बोला है, अमात्य आंख, जनपद जंघा, दुर्ग बांह, कोष मुख होता है, दंड बल सेना, तीनों एक ही हैं। मस्तिष्क होता है, मित्र जो होते हैं वो राजा के कान की तरह होते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ एवं अध्यक्ष क्या है? तीर्थ अधिकारी का नाम होता था। तीर्थ किसका नाम होता था? अधिकारी का। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी तीर्थ कहलाते थे। क्या कहलाते? उच्चाधिकारी तीर्थ। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है, जिसके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द मिलता है। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की चर्चा भी मिलती है अर्थशास्त्र में। ये अलग अलग विभाग हैं, संबंधित विभाग, और उसके पुरोहित हैं। प्रमुख धर्माधिकारी और प्रधानमंत्री का कार्य पुरोहित ही करता था। प्रशस्ता, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी। सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। समाहर्ता, आज का कलेक्टर के जैसे आज के जो IAS होते हैं, वो आज का समाहरणालय जो कलेक्ट्रेट को कहा जाता है, वो इसी कारण से कहा जाता है। सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। समाहर्ता, कलेक्टर यानी कि कलेक्ट करने वाला। क्या कलेक्ट करता था? तो कर। प्रतिष्ठा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, जो फौजदारी न्यायालय होता है, जहाँ पर आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है, उसका न्यायाधीश। नायक, सेना संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक, उद्योग कारखानों का प्रधान निरंतक। सीधा सीधा पूछा जाता, कर्मांतिक कौन होता था? दंडपाल, सेना की सामग्री जुटाने वाला अधिकारी। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय, जो पारिवारिक संबंधी मुकदमे चलते हैं न्यायालय में, उनसे संबंधी और जमीन संबंधी मुकदमों के लिए। नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी और नगर कोतवाल। दुर्गपाल, राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। अंतपाल क्या कहलाता था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, जो सीमा पर जो होते थे ना दुर्ग, उनका रक्षक अंतपाल कहलाता था। दौबारिक, राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान कहलाता था। अंतर्वार्षिक, सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था, जो जैसे आज SPG काम करती है प्रधानमंत्री के आसपास, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, तो उस समय कौन होता था? अंतवार्षिका। मंत्री परिषदाध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कहलाता था। आठविक क्या कहलाता था? वन विभाग का प्रधान अधिकारी आठविक कहलाता था।
मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष होते थे, जैसे पन्याध्यक्ष क्या होता था, वाणिज्यिक अध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष बूचर खाना जो स्लॉटर हाउस हो गए, सुराध्यक्ष शराब व मदिरा का भी अध्यक्ष होता था, कुप्याध्यक्ष वन और उसकी संपादन का अध्यक्ष होता था। इसी तरह से अलग अलग अध्यक्ष होते थे। ओके, आप पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा वहाँ पर PDF में। मौर्यकालीन प्रांत पर चलते हैं, कौन कौन से प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा के हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 प्रांतों में बांटा था। उत्तरापथ, इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। उत्तरापथ के एक प्रांत था, जैसे आज बिहार प्रांत है, महाराष्ट्र प्रांत है, कर्नाटक प्रांत है, तमिलनाडु प्रांत है ना, उसी तरह से उस समय एक प्रांतों में बांटा गया था पूरे मौर्य साम्राज्य को शासन करने के लिए। ओके, तो उत्तरापथ प्रांत था, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र आज के मध्य प्रदेश के उज्जैन के आसपास का है, तो उज्जैनी था उसका, यहीं पर विद्रोह हुए थे तो अशोक गया था शांत करने, याद होगा बिंदुसार के समय में। कलिंग प्रांत, कलिंग पर विजय जब अशोक ने प्राप्त की थी तो उसकी राजधानी क्या थी, तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, सुवर्णागिरी थी। और प्राची मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ओके, मध्य देश। प्रांतों का शासन राजकीय कुमारों या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र, जो मंडलों में विभाजित होता था। जैसे अभी बिहार है तो बिहार को कमिश्नरियों में विभाजित करते हैं ना, तो यही प्रणाली थी। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। सम्राट नियंत्रित नहीं करते थे, लेकिन उनके द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी कोई न कोई नियुक्त करता था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। 5वां प्रांत कलिंग था। अशोक ने जब कलिंग को जीता तो उसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया था, जिसकी राजधानी क्या थी, तोसली। मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड देखते हैं क्या क्या था। स्तरीय खंड का मतलब क्या होता है, जैसे भी केंद्र सरकार है, उसके नीचे राज्य सरकार है, उसके नीचे कमिश्नरी होता है, फिर जिला होता है, फिर उसके जिला को फिर बांटते हैं सब डिवीजन में, सब डिवीजन फिर ब्लॉक में, ब्लॉक फिर पंचायत है, पंचायत फिर गाँव में, गाँव फिर किस में, वार्ड में बढ़ता है। इसी तरह के उस समय भी प्रशासन थे। केंद्र प्रांत, इसका अधिकारी कौन होता था, कुमार या आर्यपुत्र। मंडल का प्रमुख कौन होता था, प्रदेष्टा या प्रदेशिका। आहार या विषय, जिला का प्रमुख अधिकारी विषयपति या स्थानीय कहलाता था। और फिर स्थानीय आ गए, 800 ग्रामों का समूह। द्रोणमुख क्या होता था, 400 ग्रामों का समूह। खरवाटिक 200 ग्रामों का समूह। संग्रहण 10 ग्रामों का समूह। और ग्राम सबसे नीचे आ गया, एक गाँव, वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और उसका प्रमुख क्या कहलाता था, ग्रामनी। ग्राम सभा और इसके प्रमुख गांव के छोटे कार्य एवं राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी थे। गोप नामक प्रशासनिक कर्मचारी उनकी इस कार्य में सहायता करता था। कौन करता था, गोप नामक एक अधिकारी ग्राम सभा के स्तर पर होते थे। शाहगौरा और महास्थान से ग्राम शासन की कुछ सूचनाएं मिली हैं, जिसमें अन्नागार एवं अन्न संचय का उल्लेख मिला है। गोप गांव में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट और जनगणना का कार्य भी करता था। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामनी होता था, जिसे ग्राम की भूमि प्रबंध और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। कौन होता था, ग्रामनी। सैन्य व्यवस्था पढ़ते हैं आप मौर्य को। मौर्य राजाओं की सैन्य व्यवस्था बहुत संगठित और बड़े आकार में व्यवस्थित थी। चाणक्य ने चतुरंग बल, पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी सैनिक और युद्ध रथ, ये 4 तरीके के होते हैं। जैसे आज कौन कौन सा होता है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और होते हैं ना, इसी तरह से उस समय भी होता था। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकू का गिरोह कहता है। जस्टिन कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, पुश्तैनी सेना, भाटक सेना और नगरपालिका सेना। कौटिल्य ने विभाजित किया है, इसलिए इसको आप ज़्यादा तवज्जो देना। न्याय व्यवस्था, अब न्याय व्यवस्था क्या थी, मौर्य काल में मौर्य सम्राट सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय का न्यायाधीश होता था। जैसे आज भी हम सबसे अंत में किसके पास जाते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट भी से भी हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्षमा दान के लिए जाते हैं। तो उसी तरह से उस समय सबसे उच्च अधिकारी कौन था न्याय का, तो सम्राट ही होता था। और जब तक भारत में राजतंत्र रहा तब तक यही प्रथा चलती रही, सर्वोच्च न्यायाधिकारी सम्राट, चाहे वो हिंदू शासन हो, मुस्लिम शासन हो, मध्यकाल कोई भी सभी हो। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था। यहाँ ग्रामनी और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। गांव के वृद्ध लोग बैठ के, या ग्रामनी जो अधिकारी था वो निर्णय देता था। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख स्थानीय जनपद के न्यायालय होते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट। अर्थशास्त्र में 2 तरह के न्यायालय हैं, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, दीवानी और फौजदारी। धर्मस्थीय न्यायालय के द्वारा दीवानी अधिकारी स्त्री धन तथा विवाद संबंधी संबंधों का निपटारा कर, मतलब धर्मस्थली क्या था, ये
दीवानी न्यायालय था। दीवानी जमीन, पारिवारिक संबंध, दहेज, क्या बोलते, दहेज नहीं सॉरी, दीवानी हो गया, उसके बाद से ज़मीन के हो गए, उसके बाद से जो तलाक वगैरह के लिए होते हैं वो सब पारिवारिक फैमिली कोर्ट था ये धर्मस्थली। जबकि कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी था, यहाँ पर हत्या और मारपीट जैसे मुकदमे देखे जाते थे। गुप्तचर व्यवस्था था इस समय बनाया हुआ। गुप्तचर संबंधी विभाग को क्या कहा जाता था? महामात्य पर्षद। महामात्य पर्षद क्या कहा जाता था? महामात्य पर्षद। क्या अधिकारी को क्या कहते थे? तो गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष। ओके, इसको जरूर याद रखना, ये जासूसों को कहा जाता था। तथा इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? सर्प महामात्य, सर्प महामात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र दो प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन करता है। संस्था जो संगठित होकर कार्य करते थे, संचरा जो घुमक्कर जैसे जासूस का काम करते थे। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों को रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? पुलिस को क्या कहा गया है? रक्षिण। पुलिस व्यवस्था भी थी मौर्य काल में। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था पढ़ते हैं। मौर्यकालीन समाज की संरचना ज्ञान हमें मुख्य रूप से कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र और इंडिका से मिलता है, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की है। और अभिषेक जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उससे भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है, जो कि सबको पता है कि ये 7 जातियाँ उसने गलत बोल दिया। ये 7 पेशा हैं अलग अलग, मेगास्थनीज समझ नहीं सका। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। उसने बोला कि ये 7 जातियाँ हैं, जबकि जातियाँ तो हमारे यहाँ 4 ही होती हैं मूल रूप से, वर्ण व्यवस्था। तो ये 7 पेशा था, जिसको उसने जाति से कन्फ्यूज कर दिया। दास व्यवस्था। मेगास्थनीज एस्टेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। मेगास्थनीज एस्टेबो बोलता है कि दास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान था। त्रिपिटक में जो बौद्ध साहित्य है, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक है ना, तो उसी में त्रिपिटक जो है उसमें 4 प्रकार तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेख में दास और कर्मकार का उल्लेख मिलता है। ओके, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया जाता था। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, मौर्यकालीन स्त्रियों की स्थिति के बारे में आप बताइए। तो मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। नियोग प्रथा जो होती है उसकी अनुमति थी। स्त्रियों की नियोग प्रथा क्या होती है? बिना विवाह के आप अगर संतान प्राप्ति करना चाहते हो तो उसके लिए संबंध बनाना है ना। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था। स्त्री एवं पुरुष दोनों को मोक्ष तलाक लेने का अधिकार था, तलाक लेने का भी अधिकार था। कौटिल्य ने मोक्ष शब्द तलाक के लिए प्रयुक्त किया है। मोक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? तलाक युद्ध किया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, जिन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। कुछ विधवाएं अपने जो जीवन है वो इंडिपेंडेंट रूप से जीती थी, जिसको छंदवासिनी कहा जाता था। समाज में वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। उन्हें राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। सम्राट का संरक्षण प्राप्त होता था उन्हें। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूप जीवा कहलाती थी। रूप के आधार पर जो जिए उसको रूप जीवा कहते हैं, उस समय कहा जाता था। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। गणिका का मतलब ही वैश्या ही होता है एक तरह से, तो गणिका अध्यक्ष कहलाता था। एक अधिकारी नियुक्त होता था इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए। सम्राट घर की स्त्रियां प्रायः घरों में रहती थी। कौटिल्य ने ऐसे स्त्रियों को अनिष्कासनी, जो निष्कासित न हो, घर से निकले ही ना, उसको अनिष्कासिन कहा जाता है। कुछ यूनानी लेखकों ने मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है यूनानी लेखकों ने, जबकि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मौर्यकालीन धर्म पढ़ते हैं। मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म प्रमुख थे। मौर्य सम्राट में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, बिंदुसार आजीवक और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। परंतु अन्य धर्मों की प्रति भी सहिष्णुता थी। किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। पिता जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का पालक था, बिंदुसार शैव धर्म का था, अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। तो धर्म को लेकर बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते थे ये लोग। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने शासन में राजकीय संरक्षण दिया था। राजकीय संरक्षण का मतलब होता है राजा द्वारा आश्रित धर्म, राजा जिस धर्म की मदद करता है। मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था, परंतु कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म अभिजात ब्राह्मण क्षत्रियों तक ही सीमित था। इस काल में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होने लग गया था मौर्य काल में। जन साधारण में नाग पूजा का प्रचलन था। मूर्ति पूजा भी की जाती थी।
पतंजलि के अनुसार इनके किताब का क्या नाम है? महाभाष्य, जो कि क्या है? ये पाणिनि जी के अष्टाध्यायी पर एक टीका है। तो महाभाष्य के अनुसार, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य के अनुसार मौर्य काल में देव मूर्तियों को बेचा जाता था। देव मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पियों को देवताकारु कहा जाता था। मूर्तियां बनाने वाले शिल्पियों को क्या कहा जाता था? देवताकारु। जो देवताओं की मूर्ति बनाए वो देवताकारु। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने कुछ गुफाएं आजीविकों को दान में देती थी। अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, आप सबको पता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला जाकर सतलेखना के द्वारा प्राण त्यागे थे। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, जरा मुझे बता देना। अगला है कि मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायनेसिस एवं हेराक्लीज की चर्चा की है, जिसकी पहचान शिव और विष्णु के रूप में की जाती थी। मेगास्थनीज ने डायनेसिस नाम से किसकी पहचान की है? तो शिव भगवान को डायनेसिस कहा जाता था, और हेराक्लीज का मतलब क्या होता था? विष्णु होता था। ओके। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, अब इससे पढ़ लेते हैं। मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे। वीडियो लंबा होगा, लेकिन मौर्यकाल इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। हर एक चीज़, छोटे छोटे चीज़ को पढ़ते चलेंगे, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, प्री मेंस दोनों के लिए लेक्चर होता है, तो दोनों हम कंप्लीट कर सके। ओके। 3 स्तंभ थे। कौन कौन से भाई? वार्ता या वृत्ति का साधन कहा जाता था। कमाई के 3 स्तंभ थे: कृषि, पशुपालन का उद्योग, वाणिज्य और व्यापार। ओके। मौर्य काल मुख्यतः कृषि प्रधान था। भूमि पर राज्य और कृषक दोनों का अधिकार होता था। भूमि पर राज्य का भी अधिकार होता था, कृषक का भी। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। सीताध्यक्ष किसको कहा जाता था? राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को। भूमि पर दासों, कर्मचारियों, कैदियों द्वारा जुताई बुताई होती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ट यानी कि जुती हुई, अकृष्ट बिना जुती हुई, स्थल यानी कि ऊंची भूमि आदि अनेक भूमि का उल्लेख किया है। अदेव मात्रिक भूमि वह होती थी जिसे बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी। कुछ भूमियाँ ऐसी होती है जिस पर वर्षा की जरूरत नहीं होती है, उनको क्या कहा जाता था? अदेव मात्रिक। राज्य में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर ही होता था, जो उपज से कर लिए जाते थे। यह मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। 1/6 भाग। 1 रुपया कमाओगे तो इसमें 6ठा भाग हमें दे दोगे, राज्य को। भूमि कर 2 प्रकार का होता था: सेतु कर और वन कर। ओके। कर से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां और उनसे संबंधित विषय वस्तु: सीता, राजकीय भूमि से होने वाली आय को कहा जाता था सीता और इसके अधिकारी को सीताध्यक्ष। भाग, उपज का हिस्सा। प्रवेश से आयात का 20% कर लिया जाता था। निष्काम्य निर्यात कर था। प्रणय आपातकालीन कर था, युद्ध हो गया तो आपातकाल में कर ले लेगा, या अकाल जो पड़ता था उस समय। बलि एक प्रकार का राजस्व कर था। हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? हिरण्य। हिरण्य का मतलब नगद में जो कर जमा होता था। सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध जो होता था उसको सेतुबंध कहा जाता है। सेतु मतलब बांधना होता है, सेतुबंध। विष्टि निःशुल्क और श्रम एवं बेगार था। ये विष्टि ने यूपीएससी 2019 में पूछा था, विष्टि के बारे में। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था। उपवास कष्टकार को कहा जाता था। उद्योग कौन कौन से थे? तो मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत कातना एवं बुनना था। प्रमुख व्यापारिक संगठन भी होते थे, जैसे आज है फिक्की है ना, आज जैसे व्यापारिक संगठन है, या नासकॉम का नाम सुनते होगा आप लोग, अलग अलग हैं व्यापारिक संगठन। उसी तरह से श्रेणी शिल्पियों का संगठन होता था। निगम व्यापारियों का संगठन होता था। संघ महाजनों का संगठन होता था। सारथवाह कारवां जो चलता था, बड़े बड़े 100 बैलगाड़ी का एक कारवां होता था, उसका प्रमुख क्या कहलाता था? सारथवाह। अनाज से संबंधित होता था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। संस्था होती थी इनके अलग अलग, उनको श्रेणी गिल्ड कहा जाता था। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणी का अपना न्यायालय भी होता था, अपना सिक्का भी चलाते थे ये व्यापारिक संगठन। मौर्यकालीन मुद्राएं कौन कौन सी? करसापन, पन और धारण, यह चांदी का बना होता था। बहुत बार पूछा है करसापन के बारे में। सुवर्ण एवं निष्क, यह सोने का बना होता था। निष्क आपको याद होगा कि उत्तर वैदिक काल में सोने की आभूषण होते थे, जो बाद में जो सिक्के के काम करने लग गए थे। मासक और काकनी, यह तांबे का सिक्का होता था। मासक और काकनी। मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या थी? पन। जैसे अपना रुपया है, उस समय क्या थी? पन। मुद्रा का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। मुद्रा का जांच भी होता था तो उसको रूप दर्शक, रूप को देखने वाला, मुद्रा के रूप को देखने वाला रूप दर्शक, ये सब याद करने के तरीके हो सकते हैं। राज्य के शीर्षस्थ अधिकारी को 4,800 पन और सबसे निम्न अधिकारी को 60 पन का वेतन मिलता था। पन 3/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का था।
मयूर पर्वत, अर्धचंद्र की छाप वाली आहत राजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थीं। वाणिज्य और व्यापार पर चलते हैं। मौर्य काल में व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों होते थे। जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। उस समय स्थल मार्ग उतने विकसित नहीं थे, तो जल मार्ग से अधिक व्यापार होता था। इस समय भारत का बाह्य व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र, अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिम भारत में भृगुकच्छ बंदरगाह से पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। पश्चिम भारत में कहाँ? तो गुजरात के पास भृगुकच्छ, और पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति से। ये दोनों बंदरगाह हैं। आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो तक्षशिला, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत चले जाओ, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी, तोसली, ये सब देखोगे तो किसी न किसी प्रमुख नदियों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नदी व्यापार सबसे प्रमुख था उस समय। मेगास्थनीज ने एग्रोनोमी नामक एक अधिकारी की चर्चा की है, जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था। एग्रोनोमी क्या करता था? मार्ग का निर्माण का काम करता था। व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। व्यापारिक मार्ग थे अब अलग अलग। प्रथम मार्ग उत्तरापथ, उत्तर पश्चिम पुरुषपुर, पेशावर से पाटलिपुत्र तक, पेशावर से पाटलिपुत्र तक आता था उत्तरापथ, राजमार्ग था। दूसरा पथ पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ था। अब फिर पाटल गुजरात चले और वहाँ से कौशाम्बी इलाहाबाद आ जाओ। तीसरा है दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक। दक्षिण प्रतिष्ठान यहाँ है, वहाँ से श्रावस्ती यहाँ पर है, यूपी में, भारत का मैप में देखना। चौथा मार्ग है भृगुकच्छ से मथुरा तक। भृगुकच्छ हो गया गुजरात का बंदरगाह, वहाँ से मथुरा तक। भारत में मिस्र के हाथी दांत, कछुए, सीपी, मोती, रंग, नील और लकड़ी का निर्यात होता था। भारत से क्या होता था? मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपियाँ, मोती, रंग, नाल और नील, इन सब का निर्यात किया जाता था। व्यापार शुल्क 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से व्यापार शुल्क लगते थे? तो स्वदेश में उत्पन्न वस्तु पर लिया जाने वाला शुल्क बाह्य, राजधानी में लिया जाने वाला शुल्क अभ्यंतर, और विदेशी माल पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आतिथ्य कहलाता था। इसी प्रकार निर्यात पर, निष्क्रामय और आयात पर प्रवेश से कर लगाया जाता था। मौर्यकालीन कला पर पहुंच गए हैं, उसके बाद मौर्यकाल खत्म हो जाएगा। मौर्यकालीन कला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, राजकीय कला और लोक कला। यानी कि राज्य के संरक्षण में कला जो होती है वो, और जो लोगों द्वारा कला होती है वो। राजकीय कला में रक्षकों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया जाता है, जैसे स्तंभ, गुहा, स्तूप आदि, और द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्ति आदि शामिल थे। ये सब लोक कला होते हैं। ओके। और जो बड़े बड़े स्तंभ होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, वो राजकीय कला होती है। मौर्यकाल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाश्म स्तंभ हैं, जो कि धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण करवाया। वास्तुकला में इसे नई शैली का आरंभ किया था। उसने कंदराओं को काटकर गुफा का निर्माण। गुहा वस्तु इस काल के अन्य देन है। अशोक के शासनकाल से ही गुहाओं का उपयोग आवास के रूप में होने लग गया था। मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या क्या है उसको पढ़ देता हूँ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। पिछले 52 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ मैं। निर्माण कार्य में पत्थर का इस्तेमाल करना, लौह अयस्कों का साधा हुआ प्रयोग करना, चमकदार पॉलिश का उपयोग करना, भवन निर्माण में लकड़ी का प्रयोग करना। जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद था, राजप्रसाद यानी कि भवन था उसका, पाटलिपुत्र में जो मिला है वो लकड़ी का ही बना हुआ था। मौर्यकाल में मूर्तियों का निर्माण चिपकवा विधि, उंगलियों चुटकियों का इस्तेमाल करके या सांचे में ढालकर किया जाता था। परखम उत्तर प्रदेश से प्राप्त 7 फीट ऊंची यक्ष की मूर्ति और दिगंबर प्रतिमा लोहानीपुर पटना से, धौली ओडिशा का हाथी, ये भी पूछा है यूपीएससी में। दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति मौर्य कला के विशिष्ट उदाहरण है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृतियां तथा उसके नीचे की बल्लारी आकृति अशोककालीन मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना है, जो आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आज हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वही अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। सांची में जो है वो वहाँ से सारनाथ का स्तंभ से मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या क्या थे? तो मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका हुआ था, जिसका सबसे मजबूत आधार क्या था? सुयोग्य व दूरदर्शी सम्राट। लेकिन बाद के जो शासक हुए वो उतने दूरदर्शी नहीं हुए थे, यानी कि जो वो होते हैं उनका अभाव, यानी कि उत्तराधिकारी थे उनका अभाव था, उत्तराधिकारी योग्य नहीं बन पाए, इसलिए इनका पतन हो गया। अशोक ने मौर्य साम्राज्य से विशेष साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है, और स्पष्ट साक्ष्यों का अभाव विद्वानों ने अलग अलग कारण दिए हैं। हरिप्रसाद शास्त्री ने क्या बोला है, अलग अलग कारण देख लेते हैं हम, इसको आपको लिखना है। धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण पतन हो गया। हेमचंद्र राय चौधरी ने बोला है सम्राट अशोक अहिंसक व शांतिप्रिय नीति के कारण इसका पतन हो गया। डी कौशाम्बी जी ने बोला है कि आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का होने के कारण इसका पतन हो गया। DN झा ने क्या बोला है, कमजोर उत्तराधिकारी के कारण पतन हो गया।
पतन के अन्य कारण क्या क्या हैं? अयोग्य, निर्मल और दूरदर्शी उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक व सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों का अत्याचार, करों की अधिकता। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। मौर्यकाल, देशी शासक शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, मौर्योत्तर है, मौर्य के बाद कौन कौन आएंगे, ये सब आएंगे, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो कंप्लीट हो चुका है, मौर्यकाल 54 मिनट तक लगातार बोलने के बाद कंप्लीट हो गया। वीडियो लाइक करना, शेयर कर देना वीडियो को। ओके, थैंक यू सो मच।